सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके हिंदी विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोग वीडियो के शुरू होने से पहले प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में और सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और जहां कहीं कोई भी डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब चलिए एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग भी देते चलिए मेरे साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, या प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। तो याद रखिएगा, जब पहला आएगा, जब पहला, तीसरा और पांचवा, जब पहला नंबर आप देखोगे इसका मतलब ये अल्प प्राण है। ये क्या है? अल्प मतलब कम होता है ना, तो एक कम होगा। अब अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, अगर हम क वर्ग की बात करें तो क वर्ग में क, ग और अंग आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो गए। अब देखिए क वर्ग में बचा कौन? ख बचा और घ बचा, तो ये क्या हो गए? ये महाप्राण हो गए। ठीक है, तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो दूसरा है और चौथा, दूसरा क्या है? बड़ा है ना, तो पहला अल्प, दूसरा महा, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा, और दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण व्यंजन है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों को दिख ही रहा है। महाप्राण में भी मैंने क्या बताया? दूसरा और चौथा वर्ण। अब यहाँ पर हम च वर्ग की बात करें अगर, तो च, छ, ज, झ और इय, तो इसमें महाप्राण कौन कौन से हैं? छ और झ, दूसरा और चौथा वर्ण, ये छ और झ क्या हो गए? ये महाप्राण हो गए। बाकी च, च, छ, यहाँ पर दोस्तों ज होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर से आप देखिए, च, छ, ज, झ और इया, तो च, छ, ज, झ, इया में जो छ से छतरी है, छ, और झ, झ से झंडा, ये दोनों दूसरे और चौथे हैं, तो ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। च, ज और इया, ये पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और महाप्राण यानी कि दूसरा और चौथा वर्ण किसी भी वर्ग का, चाहे वो क वर्ग हो, चाहे वो चा वर्ग हो, चाहे वो टा वर्ग हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा? महाप्राण होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, दाना का बहुवचन है दानाएं, दानों, दाने या फिर दानाओं, तो हम क्या कहते हैं? मटर के दाने, चने के दाने, मक्के के दाने। तो दाने मतलब क्या हो जाएगा? ढेर सारे दानों का समूह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दाने, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? विद्वानी, विदुषी, विद्वाना या विद्वाशा। तो दोस्तों, विद्वान का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है विदुषी। क्या होता है? विदुषी। तो ऑप्शन नंबर बी जो आप लोग देख रहे हैं ये सही हो जाएगा, और मैक्सिमम लोग यही आंसर भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों कि आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, निर्णय का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? निधन णय, निधन नय, निवधन णय या फिर निर्धन नय। तो निर्णय का जो सही संधि विच्छेद दोस्तों होगा वो होगा निर्धन नय। यहाँ पर देखिए र के ऊपर आधा ना लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आधा र लिखा हुआ है, तो ये आधा र, नीर, फिर और ये क्या है? ये यहाँ पर न और यह निर्णय से मिलकर, निर्धन नय से मिलकर के बना हुआ है निर्णय। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद दोस्तों इसमें है व्यंजन संधि। तो इसका देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में जगत नाथ, जगुधन नाथ, जगन धन नाथ या जगुधन अनाथ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जब जगन्नाथ का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा जगत धन नाथ।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें सही दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए आधा त है, आधा त और न मिलकर के यहाँ पर आधा न और पूरा न बना ले रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए देखिए आप जगत धन नाथ मिलकर क्या हो गया है, जगन्नाथ हो गया है। ठीक है, आधा न फिर पूरा न, तो इस तरीके से यहाँ पर जगन्नाथ। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास है? इसमें से कौन सा जिसमें तत्पुरुष समास है? शरणागत, भरपेट, पसेरी या धर्माधर्म। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शरणागत। शरण में आया हुआ, शरणागत। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो भरपेट दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें अव्ययी भाव समास है। और पसेरी यानी कि पसेरी मतलब 5 किलो का समूह, तो 5 किलो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष, किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? हृदयहीन, राष्ट्रपिता, जन्मभूमि, खान पान। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए हृदयहीन, हृदय से हीन, राष्ट्रपिता, राष्ट्र के पिता, जन्मभूमि यानी कि जहां पर जो व्यक्ति पैदा हुआ उसकी जन्मभूमि, जन्म की भूमि। तो इन सब में तत्पुरुष समास है। लेकिन जो खान पान है, तो खान पान के बीच में इस तरीके से हम लगाते हैं। तो दोस्तों इसमें खान पान में है, द्वंद्व समास हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। संन्यास, संन्यास, यहाँ पर संन्यास किसमें सही से लिखा हुआ है, हमें ये चूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये मैक्सिमम बच्चे गलत करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ये पूरी तरीके से गलत है। संन्यास, ये ऑप्शन नंबर बी जो है संन्यास, ये सबसे सही तरीका है संन्यास लिखने का। पहले स के ऊपर बिंदी, फिर आधा न, फिर या और स, संन्यास होता है। ठीक है, तो संन्यास, तो आधा न भी रहता है और सा के ऊपर बिंदी भी रहती है। तो इस तरीके से हम संन्यास लिखते हैं, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पर देखिए पूजनीय लिखा है, उज्जवल लिखा है, पारिपार्श्विक लिखा है और ज्योत्सना लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो पारिपार्श्विक लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए ज्योत्सना इस तरीके से नहीं लिखते हैं। अगर हम ज्योत्सना की बात करें तो ज्योत्सना हम इस तरीके से लिखते हैं, ध्यान से आप लोग देख लीजिए। फिर आधा त, फिर आधा स है, इस तरीके से हम लिखते हैं। फिर ना पे आ की मानत, ना पे आ की मानत, ज्योत्सना हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। और उज्जवल में दोनों ज आधा रहता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उज्जवल लिखना याद रखिएगा। उज्जवल हम इस तरीके से लिखते हैं, दोनों ज आधे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए गलत हो गया। और हमेशा पूजनीय नहीं होता बल्कि क्या होता है, पूजनीय होता है। ये तो मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में बताया है। तो उज्जवल इस तरीके से लिखते हैं, ज्योत्सना इस तरीके से। तो यहाँ पर पारिपार्श्विक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पारिपार्श्विक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। राम शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। राम क्या है, किसी का नाम है, और किसी के नाम को हम क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। अच्छा शब्द क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। कोई व्यक्ति अच्छा है, तो अच्छा मतलब क्या, उसके गुण की बात हो रही है। जहां पर गुणों की बात होगी वहां पर व्यक्ति की विशेषता, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो, उसकी विशेषता हो रही है ना, उसकी विशेषता। तो अच्छा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य। तो सत्य बोलो परंतु कटु सत्य मत बोलो। तो दोस्तों ये है एक प्रकार से संयुक्त वाक्य। क्या है, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 14। वाक्य के कितने घटक होते हैं? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया या कर्म और विशेषण। दोस्तों वाक्य के 2 घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वाक्य के 2 घटक होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन धनुष का पर्यायवाची नहीं है? शरासन, कोदंड, कमान या फिर ध्वंस।
दोस्तों सरासन, कोदंड, कमान ये तीनों ही धनुष के पर्यायवाची हैं, लेकिन ध्वंस ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पुत्री का पर्यायवाची जनयिता, तनय, तनया या फिर सर्वप्रिया। दोस्तों जो पुत्री शब्द है इसका जो पर्यायवाची है इसमें से वो है तनया। क्या है? तनया। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। तनय मतलब पुत्री, तनया मतलब पुत्री, तनय मतलब पुत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से माधव का अर्थ नहीं है। श्री कृष्ण, विष्णु, बसंत ऋतु या फिर पराग। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग। माधव का अर्थ पराग नहीं होता है। बाकी श्री कृष्ण, विष्णु, बसंत ऋतु ये तीनों ही इसके अर्थ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से श्री का अर्थ नहीं है। संपत्ति, शुभ, लक्ष्मी या फिर शोभा। इसमें से श्री का अर्थ नहीं है। तो इसमें दोस्तों श्री का अर्थ शुभ नहीं होता है। श्री का अर्थ संपत्ति होता है, लक्ष्मी होता है, शोभा होता है, लेकिन शुभ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। जो पहले न पढ़ा गया हो उसको हम क्या कहते हैं? अपठित, अपठनीय, अपठ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसे हमने पहले से नहीं पढ़ा है उसे हम क्या कहते हैं? अपठित कहते हैं। जैसे कि आप लोग के एग्जाम में अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आता है, यानी कि जिसको आपने कभी पहले कहीं पढ़ा नहीं होता है और उसको पढ़ करके आपको आंसर देने होते हैं। तो जो पहले पढ़ा ना गया उसको हम अपठित कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। जिसकी देह में केवल अस्थियां शेष रह गई हैं, जर्जर, जीर्ण, अस्थि शेष या इनमें से कोई नहीं। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जिसके शरीर में केवल और केवल हड्डियां बची रह गई हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे अस्थि शेष। अस्थि मतलब हड्डियां, शेष मतलब बची हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, आप लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर सही दे रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा यहाँ पर देखिए जो लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ पर पूछ रहा है इसमें कौन सा रस है। यहाँ पर शांत, अद्भुत, वीर और रौद्र दिया हुआ है। तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यूं ब्रह्मांड उठावी। कंदुक यूं ब्रह्मांड उठाने की, कद्दू की तरह पूरा ब्रह्मांड उठा लूंगा। कोचे घट जिमि डारो फोरी, सकल मेरु मूलक जिमि तोरी। यानी कि यहाँ पर तरीके से वीरता की बात हो रही है। यहाँ पर एक तरीके से आप देखो कि यहाँ पर पूरा वीर रस से ओतप्रोत है। ये जो पूरी लाइनें लिखी हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कर चिक्कार घोर अति धावा, कर चिक्कार घोर अति धावा, बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकारी। करुण, भयानक, अद्भुत या विभत्स रस। इसमें से कौन सा है? दोस्तों इसमें है भयानक रस। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों ये भयानक रस ये सही हो जाएगा। तो कर चिक्कार घोर अति धावा, बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित हाहा हेति पुकारी। ठीक है, तो इसमें भयानक रस है, ये तरीके से डरावना हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। एक लाठी से सबको हाँकना, मुहावरे का क्या अर्थ है? एक ही लाठी से सबको हाँकना, सबको पीटना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सबको मारकर भगाना या इनमें से कोई नहीं। तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना होता है एक लाठी से सबको हाँकना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। किताबी कीड़ा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ तो आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो किताब की दुकान होना गलत है, किताब छापना ये भी गलत है, पढ़ने के सिवाय कुछ ना करना यही बिल्कुल सही है। पढ़ने में कमजोर होना ये तो गलत हो जाएगा। जो दिन रात पढ़ेगा वो पढ़ने में तो ठीक होगा ही। तो पढ़ने के सिवा और कुछ ना करना, इन ऐसे बच्चों को सब लोग क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा कहते हैं। ये एक मुहावरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें अलंकार क्या है? श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति या फिर विरोधाभास। तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें अलंकार दोस्तों है अतिशयोक्ति पूर्ण अलंकार है। इसमें क्या कहा गया है कि हनुमान जी की पूंछ में
जब आग लगाई गई थी तो उनके वजह से, आग लगने की वजह से सारे के सारे निशाचर भाग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सब के सब भाग गए थे। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। आप सभी को पता है कि भगवान राम ने रावण से युद्ध किया था, उसके बाद सारी चीजें यहाँ पर फिर जाकर के शांत हुई थी, और किस तरीके से भगवान राम फिर लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर अयोध्या में माता सीता को लेकर के आए थे। तो यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, किसके द्वारा? कवि के द्वारा। आपको पता है उन्होंने लंका में आग लगाई थी, ये बिल्कुल सही, लेकिन सारे के सारे राक्षस भाग नहीं गए थे वहां से, कुछ राक्षस थे, क्योंकि आपको पता है फिर युद्ध हुआ था, उसके बाद भगवान राम ने लंका को जीता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। इसमें अलंकार कौन सा है? रूपक, उपमा, अन्योक्ति या फिर उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो मन है, कवि जो है वो अपने मन की तुलना किससे कर रहा है? पंछी से कर रहा है। और जहां पर दो विभिन्न व्यक्ति या वस्तुओं के विशेष गुणों की आपस में तुलना या समानता बताई जाती है, जैसे यहाँ पर देखिए, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मन की तुलना पंछी से की जा रही है। किस तरीके से जहाज पर से उड़ के वो पंछी फिर आकर जहाज पे बैठ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। जगद्विनोद किसकी रचना है? जगद्विनोद जो है ये रचना किसकी है? अभिनव गुप्त की, पद्माकर की, केशव की या बिहारी की? दोस्तों जो जगत विनोद रचना है ये पद्माकर की रचना है। किसकी है? पद्माकर की रचना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हो ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। भरत मुनि, मम्मट, दंडी या फिर राजशेखर? कौन है नाट्य शास्त्र के रचनाकार? यहाँ पर पूछ रहा है नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन दोस्तों? तो ये है भरत मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है रचना इनकी, ये भरत मुनि की रचना है। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ग्रियसर्ण पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किए जाते हैं? केंद्रीय हिंदी निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार, के बिरला फाउंडेशन या इनमें से कोई नहीं? किसके द्वारा ग्रियसर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं? कौन सी संस्था देती है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन ए जो है ये सही हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और रोज 8 बजे, हर रात मैं 8 बजे आपके लिए वीडियोस लेकर के आती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, पहले की भी। तो आप सारे वीडियोस को भी देखते रहिए, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, कौन सी किताबें लेनी है, तैयारी कैसे करनी है, सारी वीडियोस मैंने बनाई है पहले से ही, तो आपको लिंक मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसे बच्चा, मातृभाषा का मतलब क्या है हमें यहाँ बताना है। तो जिसे बच्चा अपनी माता द्वारा सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने जीवन के प्रारंभिक काल में घर परिवार एवं पर्यावरण से सीखता है, या अपने जीवन के प्रारंभिक काल में विद्यालय में सीखता है। तो मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जो बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक काल में अपने घर परिवार से, अपने पर्यावरण से सीखता है, उसे हम क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यानी कि अपने परिवार के लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से जो सीखता है बच्चा अपने जीवन के शुरुआत में, तो वही क्या होता है? उसकी मातृभाषा होती है। और इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लिया, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। चैनल से ऐसे बने रहिए, और इस वर्ष यही प्रार्थना दोस्तों, आप सभी के सारे सपने पूरे हों, और आपके माता पिता के भी सपने पूरे हों जो आपके लिए उन्होंने देखे हैं। तो अपने सपने को अगर पूरा करना है तो रेगुलर हमारे चैनल से बने रहिए, और सारे वीडियोस को भी देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।